हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करने वाले हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब एक स्कूल से है। जहाँ कहीं भी शिक्षा की बात होती है, एक स्कूल होता है, या हम कॉलेज मान लें या किसी भी कंपनी को भी मान लें, तो भी प्रबंधन ऐसे ही चलेगा। तो जहां एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात है, वहां पर हमारा पहले स्तर पर प्रबंधक, उसके बाद उनके नीचे हमारे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के नीचे हमारे अध्यापक जिन्हें शिक्षक कहते हैं, और उसके नीचे बच्चे। तो क्या प्रबंधन, क्या प्रशासन मात्र प्रबंधक का काम है, या ये चारों के चारों लोग आपस में मिल करके शैक्षिक प्रबंधन की बात करेंगे, शैक्षिक प्रशासन की बात करेंगे, और स्कूल कैसे चलेगा तो जानेंगे। सब कुछ वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम बात शुरू करेंगे शैक्षिक प्रबंधन से, और आगे बढ़ करके हम डिफरेंट इसके एस्पेक्ट क्या है, कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाएगा, कैसे इनकी गंभीरता को हम समझेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है, शैक्षिक प्रबंधन कैसे चलेगा? तो शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहली बात आपको ये जानने की जरूरत है, ये एडमिनिस्टर होता है। प्रबंधन मतलब ये शैक्षिक मैनेजमेंट लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रबंधन में प्रशासन शब्द ध्यान देना होगा, यानी कैसे प्रशासन चलेगा, इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा पर प्रकाश डालने से पहले हमें प्रबंध शब्द को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हमारी समझ में दोनों के दोनों एक जैसे हैं। और प्रबंधन किसी भी चीज को एक समूह में रखने की बात है, जहां कहीं भी बहुत सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के हितों को कैसे हम एक साथ रख सकते हैं, एक इकाई के रूप में कैसे हम इसे रखेंगे, इस बात पर चर्चा करना हमारा शैक्षिक प्रबंधन का काम होता है। तो देखते हैं कि जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है, तो जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, तो वहां उनकी क्रियाओं और प्रयासों को समन्वित किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे दोनों लोगों की ताकत मिलकर के एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश करती है। जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, मैं केवल दो लोगों को ले रहा हूं, यहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं और बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तो हमें इन संसाधनों को संगठित और उपयोग करना होता है, जिससे कि अनुकूलतम परिणामों की प्राप्ति हो सके। यानी हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, और हम उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करके उन्हें फलदायक बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम प्रबंध कहते हैं। तो यहाँ पर संगठनात्मक जीवन की आधारभूत समन्वयकारी जीवन उत्प्रेरक प्रक्रिया है, और इसके तहत विभिन्न क्षेत्र, आकार और जटिलताओं में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे आकार क्षेत्र बड़ा होता जाता है, आप अगर एक गांव की बात करें, तो गांव का अगर आपको प्रबंध करना है तो ठीक है, छोटी सी बात है। फिर गांव से बन करके हमारा ब्लॉक बनता है, और ब्लॉक से बन करके हमारा जिला बनता है, और जिले से हमारा प्रदेश बनता है, प्रदेश से हमारा देश बनता है। तो अगर हम क्षेत्र को देखें, तो क्षेत्र में विकास बढ़ता जाता है, और ऐसे समय में शैक्षिक प्रबंधन बढ़ना शुरू कर देती है, और हमें इन सारी चीजों पर ध्यान रखना होता है। तो ऐसी चीजों को सही से समझने के लिए हमारे पास ये चीजें हैं। तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक संगठन के रूप में काम करना होता है, जिससे व्यक्तित्व का चौमुखी विकास हो सके, और यह संगठन जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, वो चार प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से चार प्रकार के तत्व हैं, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये चार प्रकार के तत्व, एक तो भौतिक तत्व है, दूसरा मानवीय तत्व है, पहला हमारा भौतिक तत्व, दूसरा मानवीय तत्व, तीसरा वित्तीय तत्व, और चौथा सिद्धांत। तो इनमें से क्या क्या आता है? तो अगर कहीं पर भी हम बात करें एक स्कूल की, या बात करें हम किसी कॉलेज की, या बात करें हम किसी संस्थान की, या हम बात करें किसी कंपनी की, कहीं पर भी आप बात कर लें, आपको ये चार चीजें मिलनी जरूरी हैं, जिसमें कि भवन होना, फर्नीचर होना, पुस्तकालय, प्रयोग, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, ये सारी की सारी चीजें हैं। यहाँ पर चूंकि स्कूल प्रशासन की बात है, हमारी हेडिंग है कि हम शैक्षिक प्रशासन स्कूल का कैसे करेंगे, तो मैं स्कूल के संदर्भ में ये चीज आपको बताने जा रहा हूं। आप इन चीजों को बाकी चीजों के, कॉलेज के और संस्थान के और कंपनी के संदर्भ में भी ले सकते हैं। मानव होना, तो छात्र होना, शिक्षक होना, प्राचार्य प्रधानाचार्य होना, प्रबंध कमेटी के सदस्य होना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होना, शिक्षा विधियों का होना, ये सब के सब हमारे शैक्षिक प्रबंधन के एक हिस्से हैं। वित्त, तो जहां पर शैक्षिक वित्तीय मुद्दे, चूंकि विद्यालय में फीस का कलेक्शन होगा, अनुदान होगा,
कोष होगा, इनसे संबंधित चीजें लाई जाएंगी। और उसके बाद है थ्योरेटिकल, आखिर प्रिंसिपल क्या होगा। तो संस्था को चलाने वाले जो तत्व हैं, जैसे कि समय सारणी, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नियम, सिद्धांत और विद्यालय की कुछ अपनी आचार्य संहिता, इसका होना जरूरी है, जिससे कि विद्यालय सही से चल सके। आपको पता है, हर कानून, हर संस्था के कुछ ना कुछ अपने नियम और उसके कायदे होते हैं। तो इस तरीके से इसको शैक्षिक प्रशासन में हम महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। उसके बाद देखें कि शैक्षिक प्रबंध इन 4 तत्वों को मिलकर के जो देखता है, तो उनको हम इस स्तर पर समझ सकते हैं कि अगर एक हमारा स्कूल है जहां पर हमको शैक्षिक प्रबंधन करना है, तो सबसे पहले हमें भौतिक तत्वों की जरूरत होगी। और जब भौतिक तत्व हमारे मिल जाएंगे, तो उनको चलाने के लिए हम वित्तीय तत्व, यानी वित्त का जो धन की कीमत है या धन का जो संगठन है, वो हम करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम संसाधनों की बात करते हैं, संसाधन होते हैं ये, और संसाधन और धन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, मानवीय प्रबंध रखेंगे, यानी प्रधानाचार्य का आना, शिक्षकों का आना, और इसके साथ साथ बच्चों का एडमिशन स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं हम विद्यालय को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद एक नियमावली बनेगी, एक नियमावली बनाई जाएगी, विद्यालय में एडमिशन कैसे होंगे, संहिता बनाई जाएगी, विद्यालय की एक ड्रेस कोड होगी, विद्यालय का एक कह सकते हैं अनुशासन होगा, विद्यालय अपने आप से उन चीज़ों को मैनेज करेगा। और इस तरीके से इन चारों का आपस में प्रबंध हमारा शैक्षिक प्रबंध कहलाता है। आगे परिभाषाओं को देखते हैं। तो विशेष परिभाषाओं को देखने के लिए आप देखें तो हमारे पास परिभाषाओं के रूप में ये कुछ परिभाषाएं हैं, और इनमें से पहली परिभाषा हैरोल्ड कुंटज की है, जिन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ और उनके कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। जेम्स एल लुंडी नाम के एक विख्यात शिक्षाविदी रहे हैं, उन्होंने कहा मुख्यतः विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित करना, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने का काम क्या है, हमारा शैक्षिक प्रशासन है या प्रबंधन है। ग्लुइक नाम के एक शख्स हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कहा है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग इफेक्टिव, वर्ड ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, इफेक्टिव प्रभावपूर्ण होता है, और इफिशियंट जो होता है वो प्रभावी होता है। जॉर्ज ट्रेरी ने कहा है कि प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है, यानी मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, जरा समझते हैं इसको कि मैनेजमेंट जो जॉर्ज टेरी ने कहा है उसका क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट, इंग्लिश में है ये कहावत कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। हमें दूसरों के द्वारा, यानी जो प्रशासन का काम है, प्रशासन का कार्य दूसरे लोगों द्वारा कार्य करा लेना है या कराना है। इस चीज को जॉर्ज टेरी ने कहा, और यही वास्तव में सच बात है। कोई भी जो अधिकारी होता है वो खुद कार्य नहीं करता, वो कार्य करने का प्रारूप बनाता है और अपने नीचे के लोगों से कार्य करवाता है। यही प्रशासन की सही अवधारणा है, और इसी तरीके की बात को शायद हेनरी फयोल जी ने भी इसी तरीके की बात को कहा है, और उन्होंने इस चीज को बताते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वो पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने और समन्वय करने से संबंधित है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट दूसरों से एक काम करा लेना है, और यही चीज के आधार पर सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठनात्मक प्रयोग करके उद्देश्यों की प्राप्ति करना प्रबंध है। और इसका क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि इसमें नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय और नियंत्रण आदि कार्य शामिल हैं। दूसरी ओर शैक्षिक कार्य एक संकीर्ण अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट की बात हम नहीं यहाँ पे करेंगे, हम करेंगे शैक्षिक प्रबंध की। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक अन्य लोगों के साथ सामूहिक वातावरण बना के शिक्षण कार्य पूरा कराता है, और शिक्षण कार्य को उद्देश्यपूर्ण पूरा करने से शैक्षिक क्रियाओं का काम किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अब यहां से हम मैनेजमेंट के तत्व पढ़ रहे हैं। तत्व, बेसिक उद्देश्य क्या चीजें हैं, क्या चीजें होती हैं। तो मैनेजमेंट एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी हमेशा बदलती रहती है। गत्यात्मक का मतलब क्या है,
बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, अनवरत प्रक्रिया है, यानी ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगी, कॉन्टिन्यूअस रहेगी। एक दिन आप काम नहीं करेंगे, आप लगातार प्रबंधन करेंगे, और इसी को हम कहते हैं जारी रखना। संगठित प्रक्रिया है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, और उद्देश्यों की विद्यमानता है। अगर हमें उद्देश्य नहीं पता है तो हम शैक्षिक संगठन का कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पाना है, हमें क्या करना है, ये पता होना चाहिए। हमें मैनेजमेंट करने से पहले एम्स जरूरी हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जरूरी हैं, अदरवाइज आप सही से मैनेजमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। संसाधनों के बीच समन्वय रखा जाएगा, और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये जंगल में नहीं हो पाएगी। मानवीय संबंधों को वांछित परिणाम दिलाने होंगे, आप मानवीय संबंधों के बीच में रह करके इस कार्य को पूरा करेंगे। और उसके बाद देखिए, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह ये है, यानी ये हर जगह है। चाहे मैनेजमेंट आपका घर का हो, एक छोटे से घर का हो, एक छोटे से व्यक्ति के बजट की बात हो, या पूरे देश की बात हो, मैनेजमेंट आवश्यक है। और ये अंतर विषयक उपागम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। आपको बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। और ये अथॉरिटी के द्वारा कराया जाएगा, यानी प्रबंध एक अधिकार सत्ता प्रणाली है। दिशा देना, निर्देश देना, नियम बनाना, कार्य की प्रगति का मूल्यांकन आदि कराना, ये सारे के सारे उद्देश्य इसमें पूरे किए जा सकते हैं। और ये इंटेलिजिबल स्किल है, ये दिखाई नहीं देगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप कहते हैं, ये एक भाव है। मैनेजमेंट कोई दिखने वाली चीज नहीं है, ये एक भाव है, और ये कॉन्टिजेंट नेचर का है। ये सदैव वातावरण से प्रभावित होता है। इसमें शैक्षिक प्रबंध की विधियां, तकनीक, सिद्धांत, ये सभी परिवर्तित होते रहते हैं, यानी ये एवर चेंजिंग प्रोसेस है। एवर चेंजिंग प्रोसेस, हमेशा बदलता रहने वाला परिणाम है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके विभिन्न आयाम क्या हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो शैक्षिक प्रशासन शब्द वातावरण के प्रशासन और नियमों से संबंधित है। यह शब्द लैटिन भाषा के मिनिस्टर से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है सेवा करना या दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कार्य। इस तरीके से सरलतम शब्दों में कहें तो प्रशासन चेतनापूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। इस नीले कलर की लाइन से मैं इसे लॉक कर रहा हूं। ये शब्द विशेष इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। लूथर ने इसे समझाते हुए कहा है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। और इसी तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलती हैं। तो प्रशासन में सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य सत्ता और अधिकार का होना होता है। जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, आप नियम नहीं बना सकते, और आप बनाएंगे भी तो लोग लागू नहीं करेंगे। इसलिए सत्ता का अधिकार आपको जरूरी है, और इसके आधार पर मैनेजमेंट को सत्ता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं, और उसमें से हमारा दो तरीके के जो भाग हैं उनमें से पहला है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण क्या है? जैसे एक ए व्यक्ति है और सारे डिसीजन इन्हें अपने पास रखे हैं, बी, सी, डी, ई, इनको वो केवल निर्देश देता है कि आपको क्या करना है। ऑल पावर किसके पास है? ए के पास। यही होल सोल है, प्रमुख के रूप में ये काम कर रहा है, और बाकी जो हैं वो सब उसके अनुयायी हैं। तो ऐसी जगह पे इसे हम बोलेंगे कि ये केंद्रीयकरण है। ये क्या है? केंद्रीयकरण। जहां पर पावर एक व्यक्ति के हाथ में है, केवल एक्टिव व्यक्ति है, इसी के हाथ में पूरी पावर है, तो इसे हम केंद्रीयकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण में क्या होता है? इसमें निर्णय, अधिकारों और दायित्वों को प्रशासक अपने पास सुरक्षित रखता है, और निम्न स्तरों पर उसका प्रत्यायोजन नहीं करता। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन। अगर वो डिसीजन लेने की ताकत बी को दे दे, सी को दे दे, डी को दे दे, तो इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। किसी विश्वविद्यालय में फीस की बढ़ोतरी संबंधित नियम केवल सीनेट के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? निर्णय उच्च सत्ता द्वारा होंगे, निर्णय संस्था के निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे, अधीनस्थ केवल आदेशानुसार कार्य करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा, और सारे अधिकार उच्च प्रशासकों के पास होते हैं। तो अभी तक आपने देखा केंद्रीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गैप चाहिए होगा, तो मैं गैप क्रिएट कर लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो यहां पर हम सेंट्रलाइजेशन को रखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन बताने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो अब हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने ए, बी, सी, डी, ई, देखिए इसके साथ काम करने वाले लोग हैं बी, सी, इसके साथ काम करने वाले लोग हैं सी, सी, डी, ई और एफ। और उसने क्या किया कि ए ने अपने आप से अनुशासन दे दिया किसको? बी को।
परचेजिंग क्रय करने का काम कर दिया सी के पास, प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन का काम है, सारा प्रोसेस का काम है, वो दे दिया गया डी को, और सारा का सारा जो सप्लायर से डील करना है, जो माल की डिलीवरी करना है, या कह सकते हैं प्रमोशन, बाजार का नियंत्रण, वो दे दिया गया किसको, ई को, और एफ को दे दिया गया कि अगर ए काम नहीं कर पा रहा है तो ए की अनुपस्थिति में वो पूरी उसको इसका बजटिंग करेगा और फाइनेंसिंग करेगा, यानी बैंकिंग एंड बजटिंग का काम दे दिया गया किसको, एफ को। ऐसे समय में ये पावर किसके पास थी, पावर सारी किसकी हैं, ए की हैं, और ए ने अपनी पावर बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को दे दी। और अगर इन चीजों में कहीं पर कोई डिसीजन होता है तो फाइनल डिसीजन ए ले रहा है, लेकिन जो त्वरित डिसीजन है उनको लेने की शक्ति, जो निर्णय लेने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति, वो किसको दे दी गई है, अधीनस्थ को ट्रांसफर कर दी गई है। इसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो संगठन में छोटी से छोटी इकाई तक कार्य करने में निर्णय लेने के अधिकारों का वितरण किया जाता है, इसलिए इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब ये क्या है, क्यों आखिर ऐसा किया जाता है, आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्यों आखिर हम डेलीगेशन करते हैं, विकेंद्रीकरण की जरूरत क्या है, और प्रबंधन कैसे उचित तौर पर हो सकता है। तो प्रबंधन कैसे हो, इस बात पर अब चर्चा करेंगे, प्रबंधन कैसे हो। तो वैज्ञानिक युग है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को संगठित ज्ञान पे कार्य करने की आधार पर जरूरत है, और ऐसे में रूढ़वादी, परंपरागत और अनुमानित धारणाओं के स्थान पर तर्कों, तथ्यों और प्रयोगों और विश्लेषणों को स्वीकार करके काम किया गया है। तो इसके आधार पर चार्ल्स बैबेज, टेलर, हेनरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ और कुक आदि व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट कैसे चलाया जाए, और इसमें हमारे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट नाम है एफ डब्ल्यू टेलर का। इनको हम वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रबंधन को पहली बार बताया है। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे हम टेलर वॉथ भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बाद में अपने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की, और इन्होंने शुरुआत में 5 सिद्धांत बताए। बाद में इनकी ही विचारधारा को ध्यान देते हुए हेनरी फेयोल महोदय आए और उन्होंने इससे संबंधित 14 फार्मूले बताए। तो जो हम वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता किसको मानते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर को, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, व्यवसायिक प्रबंधन है, उसके आधार पर हम हेनरी फेयोल को रखेंगे। और हेनरी फेयोल के 14 इन सिद्धांतों में क्या क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। पहला काम है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन क्या है, तो कार्य विभाजन का मतलब होता है काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में बांटना, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना कार्य विभाजन कहलाता है। और सुविधाजनक तरीके से इसको कार्यांशों में विभाजित करके अलग 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 व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं और अधिकार के साथ साथ उसे दायित्व दिए जाएं। अगर वो अपने अधिकारों को पूरा नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। और बाद में अनुशासन है, हर व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारियों के प्रति आस्था और विश्वास रखने की बात की जाती है, और इसमें सुयोग्य प्रशासकों को स्पष्ट नियमों के साथ काम करने के लिए बोला जाता है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही है कि आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, पैरेलल वाला इसको आदेश नहीं देगा, और आदेश लिखित होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक जैसे आदेश दिए जाएं। अगर बी को 4 जगह से आदेश मिल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति एक जैसा आदेश नहीं कर सकता, और आदेश की एकता होने के अभाव में अनुशासन भंग होने की आशंका बनी रहती है और ध्यान की रहती है, क्योंकि यही नहीं क्लियर होता कि करना क्या है। निर्देशों की एकता होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, एक तरफ से काम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और अगला है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता, यानी कंपनी और या फिर हम स्कूल मान लें, स्कूल हेड है ना कि टीचर या वर्कर, टीचर या वर्कर। इनके कहने का मतलब यह था कि अगर किसी को इंटरेस्ट पे देखना है तो कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, ना कि वर्कर के इंटरेस्ट को, और स्कूल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, ना कि टीचर के इंटरेस्ट को। तो यहां पर यानी इसको कहते हैं कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट पर नहीं डोमिनेट करेगा। जनरल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस कर देगा, दबा देगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, रेम्यूनरेशन फिक्स होना चाहिए। इन्होंने कहा यह निश्चित होना चाहिए,
किसी व्यक्ति को हर समय इस बात का अगर डर बना रहेगा कि किसी भी समय उसे कंपनी से अलग किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल से अगर अध्यापक को निकाल देने का डर है कि हमेशा प्रबंधन तंत्र उससे कहता है कि मैं तुम्हें गेट से निकाल दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कभी भी निश्चित तौर पर काम नहीं कर पाएगा। केंद्रीकरण होना चाहिए, पावर एक जैसी होनी चाहिए, सोपान श्रृंखला, इसको स्केलर चेन कहते हैं। ये इस तरीके से एक आकार होता है, इस तरीके से इस पे कुछ लाइनें होती हैं, इन पोस्टों पर बैठे व्यक्ति होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, और एक व्यक्ति के यहाँ बैठा है। तो जो कॉमन चीज है वो ये है कि क्या बी को सूचना आई से चाहिए तो वो पहले के को बोले के आई के पास जाए, फिर जो आई है आई सूचना के को दे और फिर क्या बी के पास आए, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पैरेलल पर इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं, इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। बराबर के व्यक्तियों से आप सूचना ले सकते हैं, तो इसे हम दोहरी सीढ़ी बना करके इस तरीके के काम को सिद्धांत में बताया गया था। आगे की जानकारी ले लेते हैं। व्यवस्था हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, ऑर्डर हमेशा एक जैसा होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु निश्चित होनी चाहिए, सही व्यक्ति, नियम देखिएगा क्या कहा उन्होंने, सही व्यक्ति सही समय पर सही जगह पर, राइट पर्सन राइट प्लेस एट राइट टाइम, मैनेजमेंट हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने इक्वलिटी की बात की कि सभी लोगों को एक जैसा रखना चाहिए, कार्य का स्थायित्व हो, व्यक्ति को अपने वर्क के टेन्योर की कंफर्मेशन होनी चाहिए, इनिशिएटिव, सुझाव लिए जाएं, कर्मचारी से भी सुझाव लिए जा सकते हैं, और समूह की भावना का विकास की जाए, स्पिरिट दी कॉर्प्स कहा जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोली थी, इसको जरा ध्यान दे लें। इन्होंने कहा स्पिरिट दी कॉर्प्स है, यानी अगर स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, तो क्या ये रिजल्ट प्रिंसिपल का क्रेडिट है, टीचर्स का क्रेडिट है, बच्चों का क्रेडिट है, किसका है? तो कहा यह गया है कि ये सभी का क्रेडिट है, किसी एक का नहीं। तो याद रखना है कि आदेश की एकता कठोरता से हो और पूरी टीम भावना से काम किया जाए, टीम भावना बनाई जाए और टीम भावना से काम किया जाए। ये चीज इन्होंने कही, कोई एक व्यक्ति अपने आप में इसको न ले ले। और उसके बाद अगले इसी संदर्भ में दूसरा नाम आर्थर गुलिक का आता है। इन्होंने पोस्ट कॉर्ब नाम से एक अपना एक्रोनिम्स बनाया, जिसमें उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और रिकॉर्डिंग और बजटिंग की बात करी। तो हम इसी चीज को आगे समझने की कोशिश करेंगे, अभी आगे देखते हैं। चलिए, तो यहां पर अब हमने क्या सीखा, इसको हम समझने से पहले थोड़ा सा निर्णय समझ लें, या हम पहले चलो उसी पर चर्चा कर लेते हैं। पोस्ट स्टॉप क्या है? तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां, इनको हम आयोजन, आयोजन मतलब है प्लानिंग, योजना बनाना, योजना बनाना प्लानिंग कहलाता है। और योजना कब की बनेगी? भविष्य की योजना बनेगी ना, आगे क्या करना है इस बात को पहले सोचें। फिर संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजिंग, यानी योजना के लिए आप चीजों को व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्था करना। पहले योजना बनाइए, फिर उसकी व्यवस्था करिए, यानी यहां से योजना लागू करने का काम शुरू हो जाता है। फिर स्टाफिंग है, स्टाफिंग का मतलब है नया संसाधन जुटाना, नया संसाधन जुटाना जो आपके पास कम है। जैसे आपने योजना बनाई कि हमें 100 लोगों को खाना खिलाना है, तो हम देखेंगे हमारे पास कितनी चीजें हैं, जो नहीं है उसके लिए हम स्टाफिंग लेंगे। और उसके बाद लीडिंग या डायरेक्टिंग, क्योंकि योजना किसने बनाई है? ए व्यक्ति ने बनाई है, तो ए व्यक्ति तो बताएगा काम कैसे होना है। तो निर्देश देना, कैसे काम किया जाना है इस बात के निर्देश देना, ये आपकी डायरेक्टिंग हो गई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, सभी एक जैसा काम करें, सभी एक जैसा काम करें, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा। और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हमें रिपोर्टिंग करनी होगी कि क्या हम वास्तव में सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं, सही लेखा जोखा मिल पा रहा है। और उसके बाद हम बजटिंग करेंगे कि इसमें हमारी कितनी कीमत लगती है। तो इस तरीके से प्रबंधन किया जाता है, और इसके लिए इन्होंने POSDCORB, इसी को हम पोस्ट कॉर्ब कहते हैं, पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। और ये हमारा आर्थर गुलिक का सिद्धांत है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर आप ध्यान दे लें कि हेनरी फेयोल ने संगठन में प्रबंधन के कार्यों में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, यानी 5 बताए हैं। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने उद्देश्य बताए हैं? 5 स्टेप बताए। रॉल्फ डेविस ने भी इसके 5 ही उद्देश्य बताए हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। तो यहां पर आप देखें तो इन्होंने आदेश में नियुक्ति को बदल दिया है, और कुंटज और ओ डेनेल ने नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, यानी ये जो है राल्फ डेविस, ओ कुंटज, इनकी चीजें सेम हैं, इन
सभी लोगों ने 5-5 ही कार्य बताए हैं। आर्थर गुलिक महोदय ने पोर्ट्स कॉर्प का सिद्धांत दिया हुआ है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वयन, विवरण देना एंड बजटिंग। तो इस तरीके से इन्होंने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं और ब्रेक के अकॉर्डिंग 5 काम है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वयन और नियंत्रण। तो यहां पर ब्रेक ने भी 5 काम बताए। लिंडाक आर्विक नाम से एक व्यक्ति हैं जो हमारे ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वयन और संदेश वहन और पूर्वानुमान और जांच। इस तरीके से इन्होंने इसके 8 उद्देश्य बताए हैं, 8 कार्य बताए हैं। तो यहाँ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।